हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मस्त होंगे। और हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में भी चल रहा था आपका गुलाम स्लेव डायनेस्टी, जिसमें आज बात करने वाले हैं बैराम शाह के बारे में। और हम सभी जानते हैं बैराम शाह कौन था। बैराम शाह इल्तुतमिश का ही एक बेटा हुआ करता था, जिसने अपनी बहन रजिया सुल्तान से धोखे से सिंहासन हासिल किया था। आगे बात की जाए, रजिया की हत्या करवाने पूरा पूरा हाथ बैराम शाह का था। बैराम शाह ने अपने कंट्रोल में दल चालीसा को कर लिया था। और दल चालीसा की ही मदद से रजिया और अल्तुनिया की हत्या करवा दी गई, जो हुई थी कहाँ पर, कुरुक्षेत्र के कैथल में, जो हरियाणा में पड़ता है। अब कैथल में ही रजिया और अल्तुनिया की मौत हुई थी, तो वहीं पर उन दोनों का मकबरा भी स्थित है। आगे बात की जाए तो बहराम शाह ने जब दिल्ली का सिंहासन हासिल कर लिया, दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का अगला शासक बहराम शाह बन गया, तो इसने सोचा कि अगर मैं दल चालीसा की मदद से रजिया की हत्या करवा सकता हूं, तो ये काम मेरे साथ कोई और भी करवा सकता है। इसी डर से इसने एक नया पद बनाया, जिसका नाम था नायाब ए मुमलकात। नायाब ए मुमलकात, ये पद जो बनाया था दल चालीसा से बचने के लिए, दल चालीसा से सेफ्टी के लिए बनाया था नायाब मुमलकात। कि अगर कोई भी दिक्कत होगी तो सबसे पहले नायाब मुमलकात को होगी, और कोई भी अटैक हो, कैसी भी कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी तो नायब मुमलकात को मिलेगी, उसके बाद दल चालीसा को मिलेगी। सीधा सीधा कहा जाए कि सुल्तान की सुरक्षा के लिए ही ये पद बनाया गया था। और नायब मुमलका जो था सबसे पहला, वो बनाया गया एतगिन को। दोस्तों, हम सब जानते हैं एतगिन कौन था। एतगिन वही व्यक्ति है, वही वफादार व्यक्ति हुआ करता था जो कि कभी रजिया के लिए काम किया करता था। रजिया ने ही इसे अपॉइंट किया था बदायूं के गवर्नर के रूप में। आगे बात की जाए आगे बात की जाए बहराम शाह के ही शासनकाल में अटैक हुआ मंगोल्स का। मंगोल्स अटैक हुआ, और ये दिल्ली सल्तनत पर पहला अटैक था। अगर भारत की बात की जाए तो ये भारत पर दूसरा अटैक था। सेकंड अटैक और इंडिया सेकंड अटैक ऑन इंडिया एंड फर्स्ट अटैक ऑन दिल्ली सल्तनत। बहराम शाह की हत्या बहराम शाह के एक भतीजे ने, जो कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा हुआ करता था, उसके द्वारा करवा दी गई, जिसका नाम था मसूद शाह। अर्थात कह सकते हैं मसूद शाह ने ही बहराम शाह की हत्या करवाई। और अगला दिल्ली सल्तनत का जो रूलर बन गया, वो बन गया मसूद शाह, जो 1242 से 1246 तक रहा। कह सकते हैं मसूद शाह ने भी ज्यादा टाइम तक दिल्ली सल्तनत पर रूल नहीं किया था, मात्र 4 वर्ष तक ही दिल्ली का शासक बन के रहा। और 4 वर्ष के बाद इल्तुतमिश के एक और बेटे के द्वारा मसूद शाह की हत्या करवा दी गई, जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। तो बस, नेक्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत नसीरुद्दीन महमूद, जो 1246 से 65 तक दिल्ली सल्तनत का रूलर बन के रहा था। नसीरुद्दीन महमूद एक अयोग्य शासक हुआ करता था, और इसने ही अपना एक वजीर बनाया, जिसका नाम था बलबन। कह सकते हैं कि नसीरुद्दीन महमूद ने ही अपना प्रधानमंत्री या अपना वजीर बलबन को बनाया। और बलबन इल्तुतमिश का ही गुलाम हुआ करता था। इसी ने ही, अर्थात नसीरुद्दीन महमूद ने ही बलबन को उलूग खान की उपाधि दी थी। बलबन को ही उलूग खान कहा जाता था, मतलब खानों का खान ही उलूग खान होता था। इतिहासकार कहते हैं कि नसीरुद्दीन महमूद तो सिर्फ नाम का सुल्तान हुआ करता था, क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद ने सारी की सारी शक्तियां, सारी की सारी पावर्स बलबन को दे दी थी। बलबन इतना साहसी व्यक्ति हुआ करता था
किसने 20 वर्ष तक तो वजीर के पद पर रह के काम किया और 20 वर्ष के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन के रहा। तो इसके वजीर की बात की जाए तो वजीर कौन था? बलबन। बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद के मरने के बाद इसके जितने भी उत्तराधिकारी थे, जितने भी सक्सेसर थे, सबकी हत्या करवा दी और फिर दिल्ली का अगला सुल्तान बन गया बलबन बाय द नेम ऑफ गयासुद्दीन बलबन। तो बस आप नोट कीजिए। आगे बात की जाए तो नेक्स्ट रूलर कौन होगा? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जिसने दिल्ली सल्तनत पर या मैं कहूँ गुलाम वंश में 1265 से 87 तक रूल किया था। सबसे पहला काम गयासुद्दीन बलबन का ये था कि उसने दल चालीसा का अंत किया। दल चालीसा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। दल चालीसा को पूरी तरीके से अंत करने के बाद ही इसने जील इलाही की उपाधि धारण की। जील इलाही मतलब ये अपने आप को अल्लाह की परछाई कहा करता था, ये खुद को अल्लाह की परछाई माना करता था, शैडो ऑफ अल्लाह। ये खुद को अल्लाह की परछाई कहा करता था। गयासुद्दीन बलबन ने ही अपने टाइम पर लौह एवं रक्त की नीति चलाई। इसने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति ने मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक बार समझाया जाएगा, अदरवाइज उससे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तलवार से सर कलम कर दिया जाएगा। और गयासुद्दीन बलबन ने ही अपने शासनकाल में सिजदा एवं पायपोस की प्रथा शुरू की। सिजदा एवं पायपोस का मतलब ये होता था कि गयासुद्दीन बलबन ने अपने शासनकाल में ये अनाउंस कराया कि अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो वो सबसे पहले मेरे दरबार में आएगा और सिजदा करेगा, अर्थात शीश झुका करके मुझे नमन करेगा और घुटनों के बल चल के आकर के मेरे पैर चूमेगा, अर्थात मुझे पायपोस करेगा। यही कहलाता था सिजदा एवं पायपोस। गयासुद्दीन बलबन ने ही अपने शासनकाल में एक नए त्योहार की शुरुआत की थी जो कहलाता था नवरोज या नौरोज का त्योहार। नवरोज या नौरोज का त्योहार ये एक फारसी फेस्टिवल है जो नववर्ष यानी कह सकते हैं कि फारसी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, जो 21 मार्च को होता है। आज भी इसे 21 मार्च को मनाते हैं। बलबन के टाइम पर ही एक मंगोल अटैक होता है, मंगोलों का आक्रमण होता है। और इसी मंगोलों के आक्रमण में बलबन का बेटा होता था शहजादा मोहम्मद, जिसका नाम शहजादा मोहम्मद था। मंगलों के आक्रमण में ही शहजादा मोहम्मद की डेथ हो जाती है और इसी सदमे की वजह से बलबन बात बात पर लोगों के सर काट दिया करता था और इसी सदमे में बलबन पूरी तरीके से पागल हो गया और 1287 में
बलबन और इसके बेटे की मौत हो गई। बलबन और उसके बेटे शहजादा मोहम्मद की मृत्यु 1287 में हुई थी, और जो कि दिल्ली में मारे गए थे। तो इन दोनों का मकबरा भी दिल्ली में ही है। दिल्ली में मेहरौली में एक पार्क पड़ता है, इसे बोलते हैं आर्कोलॉजिकल पार्क, और यहीं पर दोनों का मकबरा भी बना हुआ है। इस तरीके से बलबन और शहजादा मोहम्मद की डेथ हुई। तो बस आगे बढ़ते हैं। बलबन के बाद दिल्ली सल्तनत का जो अगला रूलर था, या मैं कहूँ गुलाम वंश का अगला रूलर था, उसका नाम था कैकुबात। कैकुबात, जिसने 1287 से 1290 तक रूल किया। कैकुबात एक डरपोक और एक अयोग्य शासक हुआ करता था, जिसे शासन चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था। बलबन के मरने के बाद ही दिल्ली का अगला सुल्तान बलबन का ही पोता अर्थात कैकुबात बना, जो कि शहजादा मोहम्मद का बेटा हुआ करता था, जो बिल्कुल अयोग्य शासक था, जिसने 1287 से 1290 तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। कैकुबात का ही एक इक्तेदार हुआ करता था, जो पंजाब का इक्तेदार था, और कैकुबात का वजीर भी हुआ करता, जिसका नाम था मलिक फिरोज। और मलिक फिरोज भी एक तुर्क था, जो अफगानिस्तान में एक कबीले का सरदार हुआ करता था। हिंदुस्तान में आकर ही पंजाब की इक्तेदारी संभाली और वजीर का पद ग्रहण किया। और इसी मलिक फिरोज ने कैकुबात की हत्या करवाकर इसी के एक कजन ब्रदर, या मैं कहूँ चचेरे भाई कैमूस को दिल्ली का सिंहासन पर बैठाया, जो 1290 ईस्वी में। लेकिन कैमूस दिल्ली सल्तनत पर कुछ ही दिन शासन कर पाया, क्योंकि एक साजिश के तहत ही मलिक फिरोज ने उसे सिंहासन पर बैठाया था। और कैकुबात और कैमूस की हत्या करवाकर मलिक फिरोज ने दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया, और इसी घटना को हम खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं। और यही मलिक फिरोज खिलजी वंश का पहला शासक बनेगा। तो आगे बात की जाए, कैकुबात का एक वजीर हुआ करता था, क्या नाम था उसका? मलिक फिरोज। मलिक फिरोज ने ही कैकुबात की हत्या करवा के एक इसी के चचेरे भाई, जिसका नाम था कैमूर, इसे दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बनाया, जो कि एक साजिश के तहत बनाया था, और इसकी भी हत्या करवा दी मलिक फिरोज ने। और इन दोनों की हत्या के इस सिलसिले को ही खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और मलिक फिरोज ने एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम बोलते हैं खिलजी वंश। तो बस गुलाम वंश यही समाप्त होता है। आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का अगर पहला शासक इल्तुतमिश है, तो आखिरी शासक कौन होगा? तो आखिरी शासक होगा कैमूर। ठीक है।